बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको भी हम एक नई सुबह के साथ खुशामदीद कहते हैं इस शो में, और उम्मीद करते हैं बड़ा अच्छा शो होगा आज का भी। हमेशा की तरह हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम हरमीत। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोनों? हम दोनों बिल्कुल ठीक है। तो बड़े फ्रेश रहे बाजी। हाँ बिल्कुल फ्रेश हैं और जा रहे हैं फौरन ही हम रन डाउन की तरफ। बिल्कुल, सबसे पहले आज का रन डाउन आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जनाब होगा पब्लिक का डेली डोज, उसके बाद हम आएंगे अफगानिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है उसको हम डिस्कस करेंगे। अफगान तालिबान ने मुल्क में अफगानिस्तान इस्लामी अमारत के तहत हुकूमत कायम करने का ऐलान किया है। रोज़ रोज़ नई डेवलपमेंट्स जो हैं वो अफगानिस्तान से मंजर आम पर आ रही हैं। मौजूदा सूरत हाल क्या है, अफगानिस्तान किस तरफ जा रहा है, मुस्तकबिल क्या होगा, तालिबान की आने वाली स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर हम बात करेंगे। शो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एलपीजी के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हमने देखा कि बहुत से हादसात जो थे वो रूनुमा होते थे, आए रोज़ गैर मियारी सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता था। बहुत से जब वाक़यात हो चुके तो अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एलपीजी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं किया जाएगा। जो लोग खिलाफ वर्जी करेंगे उनको सख्त सज़ा भी दी जाएगी। इस पर चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से। ऑब्वियसली जो एलपीजी से वाबस्ता लोग हैं उनका रोज़गार भी बहुत ज़्यादा मुतासर होने का खदशा है, इस पर हम बात करेंगे। और जब हम शो में मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो लियारी गर्ल्स कैफ़े, ये किस नौयत का कैफ़े है, कहाँ पर मौजूद है, क्या क्या खदमात सर अंजाम देता है, क्या क्या काम कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव इस कैफ़े की हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। और आखिर में हम बात करेंगे 14 अगस्त को जो ग्रेटर इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, तो नौजवान नस्ल हमारी किस तरफ जा रही है और ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए क्या हमें सख्त सज़ाएँ मुतय्यन करनी है या फिर अपनी कौम को अखलाकी तरबियत देने की ज़रूरत है, इस पर भी हम शो में आगे चलकर बात करेंगे। सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज, जिसमें सबसे पहली आज हमारे पास स्टोरी ये है कि पाक फ़ज़ाइया के बहादुर ऑफिसर राहास की आज 50th डेथ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है। पाक फ़ज़ाइया के बहादुर ऑफिसर थे और 1971 में इनका जो तैयारा था वो मामूल के मिशन पर था, तरबियती मिशन पर था। इस दौरान इन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर के अज़ाइम को भांप लिया जो कि एक गद्दार था, और इस तैयारे में जिसमें ये लोग मौजूद थे उसमें कुछ खुफिया दस्तावेज़ात भी मौजूद थी और जो इंस्ट्रक्टर था वो इस तैयारे को भारत ले जाना चाहता था। इन्होंने जो इंस्ट्रक्टर के अज़ाइम को भांपने के बाद तैयारे का जो रुख था वो ज़मीन की तरफ मोड़ दिया और तैयारा जो था तबाह हो गया। मुल्क को तबाही से बचा लिया। जो पाकिस्तान की खुफिया दस्तावेज़ात थी वो भारत के पास जाने से रोकी, जिस पर इनके इस कारनामे पर इन्हें निशान हैदर दिया गया। और अब तक जितने भी ऑफिसर्स हैं उनमें कम उम्र मतलब सबसे कम उम्र तरीन ये ऑफिसर हैं राशिद मिन्हाज, जिनको निशान हैदर से नवाजा गया। बहुत ही यंग थे, मतलब आप खुद सोचो रोमा के और हरमीत के एक 20-22 बरस का नौजवान, बिल्कुल जी, कितनी उसकी उम्र कितनी होती है और उसके ख्वाब कितने होते हैं, कितना वो देखता होगा मुस्तकबिल को अपने। और अच्छा एक पायलट बनने जा रहा था वो, और इंस्ट्रक्टर के इरादे को उसने भांप लिया, उसे अपनी जान सपुर्द कर दी अल्लाह के और अपने मुल्क के लिए निछावर कर दी अपनी जान। तो बहुत ही बड़ा कारनामा है जिसकी जितनी भी हम तारीफ़ करें उतनी कम है। तो मतलब यह है कि आज का दिन उसकी दुआओं के लिए, उसके लिए दुआओं के लिए कि उसके लिए दुआ की जाए, और ये कि ऐसे बहादुर अफसर एक नमूना हमेशा के लिए आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले फ़ौजियों के लिए, आने वाले बहादुर अफसरान के लिए, कि ये है एक नमूना जो हमें पेश करना। बिल्कुल ठीक। और इनका जो जज्बा था, ऑब्वियसली जज्बा हो तो इंसान ऐसे बड़े बड़े जो कारनामे हैं वो सर अंजाम देता है। हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और साथ ही साथ जितने भी आने वाले नौजवान हैं जो पाक फ़ज़ाइया आर्मी को ज्वाइन करते हैं उनमें भी ऐसा ही जज्बा जो है वो हमें देखने को मिले। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। अगली स्टोरी गुजरावाला से है। हमने आपको पहले भी इस हवाले से अपडेट किया था कि वहाँ पर गुजरावाला में 1 मिनट में 50,000 पौधे लगाए गए हैं ज़िला इंतज़ामिया और PHA की जानिब से।
अब कुछ ऐसी मौसूल हो रही हैं जिनमें ये कहा गया है कि इन पौधों को शदीद नुकसान पहुँचाया गया है, रात के अंधेरे में इन पौधों को उखाड़ा गया है। अब तहकीकात का सिलसिला तो जारी है और जो मुल्ज़िमान हैं उनको भी ऑब्वियसली उनके ख़िलाफ़ भी जगह जगह रेड किया जा रहा है और ये मतलब ये तयन करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये वाक़या क्यों पेश आया। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है, जिस तरह से हमने जब ये स्टोरी भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर की इसका जिक्र जब ये स्टोरी आई थी तो हमने इसको बड़े अप्रिशिएट भी किया था, लेकिन मैंने जो खदशा जाहिर किया था वो यही था कि हमेशा की तरह रिकॉर्ड तो कायम हो गया, लेकिन इस इंतज़ामिया के इसकी उसी तरह देखभाल कर पाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ये सवालिया निशान है हम लोग, हम इस माशरे पे, सोसाइटी पे, कि किस तरफ हम जा रहे हैं, किस ऐसे से वाक़यात रुनुमा हो रहे हैं कि जो चीज़ हमें फ़ायदा उठा दे रही है हम उसको उल्टा नुकसान ही दे रहे हैं। अब देखें ना, ये कितनी मेहनत से इन प्लांट्स को लगाया गया, बच्चों ने, बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने, और जाके एक रात में तहरीककारों ने इस किस्म की हरकत की। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी हम उसी तरह जो एक ज़िम्मेदार शहरी हमें बनना चाहिए था वो आज भी हम नहीं बने, और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए बहुत कम है। बहरहाल इसका केस दर्ज हो गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उम्मीद है कि जल्दी वो लोग पकड़े जाएंगे। इसमें यह है कि देखो ना, हमने जिस वक्त अप्रिशिएट किया तो हमने कहा कि ग्रीन बेल्ट के ऊपर पौधे लगाए गए हैं। इससे पहले भी जिस वक्त ये पौधे लगने से आपको याद है कि हमने एक दफ़ा स्टोरी की थी और उसमें हमें लगा, हमने बताया था कि बाद लोग इस पर मोतरज़ हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट को ख़राब किया जा रहा है, और ये भी कि पौधे जो होंगे वो बजाय इसके कि एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुँचाए नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन हमें ये मालूम है कि ये फलदार पौधे से ज़्यादातर जो लगाए गए थे, तो हम बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि ये एक इनिशिएटिव है। ख़ास तौर पे ऐसे में कि गुजरांवाला का नाम जब भी आता है तो वो अच्छे मानों में लोग कहते माने वगैरह तो ठीक है, लेकिन सफाई के हवाले से उसका कोई अच्छा नाम नहीं आता। तो ये बहुत बड़ी मिसाल थी हमारे पास। बहरहाल हम यही कह सकते हैं कि जितना भी इस चीज़ को कंडेम किया जाए कम है। आप देखें कि चलें यहाँ पर तो गुजरांवाला में पौधे उखाड़े गए हैं और ये माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए इन पौधों को लगाया गया था। रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं ओवरऑल पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो ऐसे में ऐसे पौधों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, इख्तियार करने की ज़रूरत है और तरबियत की ज़रूरत है। हम देखें तो लाहौर में वो जो रंजीत सिंह का मुजस्मा था उसको उखाड़ फेंका। फिर इससे पहले वो जो हमारे हॉकी के थे, हॉकी का जो समीउल्लाह की हॉकी और बॉल चुरा के ले गए कोई, मतलब वहाँ पे। तो ये पैदर पे ऐसे वाकयात जो है वो रूनुमा हो रहे हैं और ऐसे वाकयात के सद्देबाब के लिए इक्का दुक्का लोग होते हैं, ऐसे ज़्यादा लोग नहीं होते। लेकिन फिर ऐसे जो लोग हैं वही तो आपके पूरी कंट्री का जो नाम है वो बदनाम करते हैं। उनकी बदनामी का बायस तो वो ये लोग बनते हैं। अच्छे लोगों तो बड़ा कम याद किया जाता है। रूह साहब बुरे जो हैं उनका नाम ही जल्दी आ जाता है टॉप लिस्ट में। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो चीज़ एक पॉजिटिव चीज़ है आगे दुनिया में हमारी तरफ से मैसेज जाता है, वो इस किस्म के जो ये तखरीबकार है वो इस किस्म की हरकतों से वो हमारा जो पॉजिटिव इमेज होता है उसको नेगेटिव में तब्दील कर लेते हैं। और इनके खिलाफ अगर मैं ये बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ सर कि हम देखते हैं मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, मामला चले जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद पे खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो कम से कम ये कानून का डर होता। यहाँ पे कानून का अगर मैं उस तरीके से चीज़ें फॉलो की जाती तो इस किस्म के केसेस पाकिस्तान में ना होते। बिल्कुल ठीक आपने बात कही है और इस तरह के लोगों के लिए मेरे ख्याल में सख्त सज़ाएं जो हैं वो तजवीज़ करनी चाहिए और फिर उन सज़ाओं पर इम्प्लीमेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बाकी लोग जो हैं वो सबक सीखें और ऐसे वाक़यात का सद्देबाब सोसाइटी से किया जा सके। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं जनाब। अगली स्टोरी ये है कि PIA ने बरतानिया की ट्रेवल एजेंसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड में तारीखी केस जो है वो जीत लिया है और ट्रेवल एजेंसी ने PIA के खिलाफ बरतानिया में ही केस जो था वो दर्ज किया। बहुत लंबी हिस्ट्री है इस केस की, लेकिन अगर हम उसको छोड़ें उसके मतलब उस हिस्ट्री को, तो अब बीती फैसला सामने आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड की जानिब से जहां पर PIA के हक में ये फैसला है। मज़ीद डिटेल्स आप शेयर कीजिएगा। 2012 में ये मुकदमा दर्ज हुआ था और 2014 में एक एग्रीमेंट PIA ने साइन कर लिया इनके साथ। टाइम्स ट्रैवल एजेंसी है जिसके एक मुकदमा दर्ज किया गया था, कुछ पैसे वाजिबुल अदा थे PIA की तरफ। ये जो ट्रैवल एजेंसी है इसका ज़्यादातर दारोमदार पाक के लिए टिकटिंग के ऊपर है। बिल्कुल। तो बहरहाल ज़्यादा तफसील में क्या जाना, ये सब बताते हैं कि ये मुकदमा जो है वो था वहाँ पे दायर किया हुआ उस एजेंसी ने,
तो अब आके वो ये हुआ कि PIA के हक में फैसला हुआ है, और चूंकि वो एग्रीमेंट कर चुके थे कि हम वो पैसे नहीं मांगेंगे, बाद में आके उन्होंने ये कहा कि नहीं जी हमें वो पैसे दिए जाए। तो इसी बुनियाद के ऊपर जो जजेस हैं उन्होंने ये फैसला किया। एक तरफ रऊफ साहब मुकदमात का सामना, फिर इसमें जो भर्तियां गैर कानूनी तौर पर और जिस तरह सिफारशी लोग भर्ती किए गए, तो उसने भी इस इदारे का बेड़ा गर्क कर दिया। और एक वक्त था कि PIA का एक नाम था, एक मॉडल था ये दुनिया के लिए, और आज हम देखें तो जिस किस्म का इसका हशर हुआ है, अल्लाह करे कि थोड़ी सी बेहतरी और मामला जो है लोग संजीदगी से अपने जिम्मेदारियां निभाएं। लेकिन हर जगह में जहाँ आप कोलमपुर पर किस्सा आपको याद होगा कि PIA को पकड़ लिया था कि अभी वो जो एयरपोर्ट का रेंट था वो हमने पे नहीं किया था। तो ऐसे कई सारे वाक़यात अगर हम देखें, और जो अंदर खाने की मैं अगर बात करूँ तो वो भी आपने देखा होगा जब आपने अगर सफ़र किया, मैंने तो किया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये हालात हैं, हमारा कौमी इदारा है, इसको दोबारा इसकी बहाली के लिए हमने कोशिश करनी होगी, बल्कि पूरे दिल उजात से करनी होगी, क्योंकि इसी इदारों से ही फ़ायदा होता है और मुल्क का नाम आगे जाके अच्छा नाम रोशन हो जाता है कि कम से कम हमारे इदारे अच्छे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी एक लिहाज से अच्छी खबर चलो ये थी, अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो साथ में ये भी बात करें कि काबुल से जो लोगों को लेके आया जा रहा है, 2 दिन में 1100 से ज़्यादा लोगों को काबुल से PIA के ज़रिए वापस लाया गया, और इसमें न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दूसरे मुल्कों के डिप्लोमेट्स, दूसरे मुल्कों के शहरी भी थे, और पूरी दुनिया से अप्रिसिएशन हो रही है, पाकिस्तान की उस लिहाज से तारीफ़ हो रही है। ख़ास तौर पे वो एक पायलट जो एक फ़्लाइट को लेके बड़ी मुश्किल से पहुँचे यहाँ पे, तो टैक्सी की तरह करते हुए, हमें मालूम है कि काबुल एयरपोर्ट के ऊपर लोगों का जमघटा कितना ज़्यादा है, कितने लोग इकट्ठे हैं, उसके दरमियान में से फ़्लाइट को लेके आना बड़ा मुश्किल काम था। कल भी एक और फ्लाइट आई है, और PIA पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी लोगों को लाया जा सके, तो ये एक अच्छी खबर भी है उनके बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। जिस तरह से अभी हम अफगानिस्तान का ही जिक्र कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान में हमने देखा है कि तालिबान ने कब्जा तो कर लिया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि तालिबान का बिहेवियर बहुत ज़्यादा तब्दील है, वो एक बदले हुए तालिबान की सूरत में रूनुमा हुए हैं, और उनके जो जिस तरह से वो एक रिजिड थे कुछ सालों पहले हम देखें, तो अब उनकी रिजिडिटी उस तरह से नहीं है, और वो ख़वातीन के हुकूक का भी ख्याल रखेंगे, उनको अहम ओहदों पर भी फाइज किया जाएगा। इवन हुकूमत साजी में भी ख़वातीन से जो सजेशंस हैं वो ली जाएंगी। लेकिन काबुल की अगर हम सिचुएशन को डिस्कस करें तो यहाँ पर बहुत सारे ब्यूटी सैलून्स थे, और उनके बाहर जो चस्पा थी ख़वातीन की, और ऑब्वियसली जिस तरह से हमें पता है कि ब्यूटी सैलून्स के बाहर ख़वातीन की पिक्चर्स जो हैं वो लगाई जाती हैं, तो गुज़िश्ता रोज़ ये ख़बरें सामने आ रही थी कि तालिबान ने उन पिक्चर्स पर स्प्रे कर दिया, स्याही फेंक दी और उन पिक्चर्स को ख़राब कर दिया। तो यहाँ पर सवालिया निशान ये पैदा हो रहा था कि अभी ये जो तालिबान कह रहे हैं कि हम ख़वातीन को हुकूक देंगे, उनके हुकूक की पासदारी करेंगे, लेकिन उनका ये जो अमल है ये बहुत ज़्यादा जो शकूक व शुबहात हैं उनको जन्म दे रहा है। असल में तालिबान के लिए बड़ा एक चैलेंज है। एक तरफ मगरब है, अमेरिका है, दूसरे डेवलप्ड मुल्क हैं जिनको उन्होंने कायल करना है कि हम वो पहले वाले तालिबान नहीं हैं, और दूसरी तरफ उनके अपने रैंक्स में वो लोग हैं बहुत शिद्दत पसंद है। तालिबान के अंदर डेफिनेटली हम जानते हैं कि शिद्दत पसंद भी हैं और ज़रा मोतदल मिजाज के लोग भी हैं। इस दोनों के दरमियान एक बैलेंस कायम करना बहुत मुश्किल काम है। एक तरफ लड़कियों को स्कूल जाने देना है, कॉलेज जाने देना है, लड़कियों को काम करने देना है, दूसरी तरफ उनकी सख्ती ये कि इनको घरों से बाहर नहीं निकलने देना, अगर निकलना है तो इन्होंने पर्दा करके निकलना है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें पता चला कि बुरकों की जो फ़रोख्त है उसकी तादाद में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया, और वो बड़ी फ्लरिश कर रही हैं, क्योंकि डर के मारे लोग जो हैं वो बुरके ख़रीद रहे हैं कि वो बाहर निकलें। तो ये बड़ा मुश्किल काम है तालिबान के लिए कि वो किस तरह से बैलेंस करेंगे। आइंदा आने वाला वक्त हमें बताएगा कि वो अच्छे तरीके से इसको बैलेंस कर पाते हैं, नहीं कर पाते, बड़ा चैलेंजिंग होगा। अभी तो चैलेंजिंग सिचुएशन है, और मेरे ख्याल में जिस तरह से हम थोड़े दिन पहले भी अपने शो में डिस्कस कर रहे थे कि अगले 3 से 6 महीने जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हैं। इसी के दौरान पता लगेगा कि असल में तालिबान के इस माइंड सेट के साथ दोबारा जो है वो इक़्तिदार में आए हैं, और वो क्या स्ट्रैटेजी लेकर अफगानिस्तान को आगे लेकर चलते हैं। अभी तो बातें बहुत की जा रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी हम शो में नाज़रीन एक ब्रेक शामिल करेंगे। ये तो था पब्लिक का डेली डोज। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अफगानिस्तान की मौजूदा जो सिचुएशन है वो क्या है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अफगानिस्तान की सिचुएशन पर हम आज बात करेंगे। कई रोज़ गुजर चुके हैं, तालिबान जो हैं उनको काबिज हुए हुए काबुल पर और इवन पूरे अफगानिस्तान में, और तालिबान जो हैं उनका बिहेवियर इस दफ़ा जब वो इक़्तिदार में आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा बदले हुए तालिबान के तौर पर सामने आए हैं। उतने रिजिड दिखाई नहीं दे रहे जितना हमने रिजिड उनको माजी में देखा। साथ ही साथ अफगान तालिबान ने मुल्क में अफगानिस्तान इस्लामी अमारात के तहत हुकूमत कायम करने का ऐलान किया है, लेकिन इस तमाम तर सिचुएशन में कुछ अफगान कमांडर भी इस मंजर आम पर आए हैं जिन्होंने अफगान तालिबान के खिलाफ मज़ाहमती तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है और ये कहा है कि मज़ाहमती तहरीक शुरू करने के लिए अमेरिका से उनको मुआवनत हासिल करना होगी। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन किस तरफ जा रही है, आने वाले वक्त में तालिबान की स्ट्रैटेजी क्या होगी अफगानिस्तान को लेकर, इस पर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ ही साथ सीनियर तज्जियाकार मियां हबीब साहब हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, लेकिन अपने मेहमानों की तरफ आने से पहले सबसे पहले आपके साथ एक क्लिप शेयर करना चाहेंगे। भारतीय फ़ौज के साबिक एहलकार हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान के मामले में भारत की हालत जो है वो दो बड़ों की लड़ाई में ख्वाह मुख्वाह पिटने वाले लड़के जैसी करार दी है, और साथ ही साथ इन एहलकार ने पाकिस्तान की जो अफवाज है और जो ISI है उनको मुबारकबाद पेश की है कि यौम आज़ादी पर बड़ा तोहफ़ा पाकिस्तान को मिला है अफगानिस्तान की तरफ से। क्या गुफ्तगू उन्होंने की, पहले चलकर ये क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ ही देर में ये क्लिप हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्या मौजरा है रऊफ साहब के, मतलब भारत में कुछ लोग तो जो हैं वो दूसरे जाविये से इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन ऐसे में ही एक भारतीय फ़ौज के जो साबिक एहलकार है वो मंजर आम पर आ रहे हैं और भारत को उसमें मतलब उस तरह से अप्रिशिएट नहीं कर रहे और पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दे रहे हैं। मसला ये है ना भारत के लिए कि ज़ाहिर है मतलब बिलियन ऑफ डॉलर्स उन्होंने खर्च किए अफ़गानिस्तान में, और जिस तरह से अमेरिका एक छटपटा रहा है उसी तरह से भारत के अंदर भी हाल है। अमेरिका में भी आप देखो तो जो बाइडन के पास समझ में नहीं आ रहा कि वो जवाब क्या दे, वो सारे का सारा इल्ज़ाम अशरफ गनी के ऊपर धर रहा है, और मेरे ख्याल में भारत में भी यही कुछ होगा कि वो जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर वो इल्ज़ाम धर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वो स्टेबलाइज नहीं कर पाए सिचुएशन को, या मज़ामत जो थी जो होनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। और उस हवाले से वो बार बार जो जिक्र हो रहा है वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बैठ रही हैं, वहाँ पे जिक्र हो रहे हैं, और पाकिस्तान का उसमें जिक्र कोई नहीं है, हिंदुस्तान का उसमें जिक्र कोई नहीं है। तो मियाँ साहब भी शामिल हो, मतलब यह है कि भारत को सबसे ज़्यादा सदमा ये असल में जी मुझे तो खुशी इस बात की है कि वो जो कर्नल हैं उन्होंने बड़ा सच्चाई बयान की है उन्होंने, और बड़ी ही ट्रू पिक्चर उन्होंने दिखाई है इंडिया को, और ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उन्होंने अक्कासी की है जो जिस किस्म के हालात हैं। और वाकई असल में हुआ इस तरह है कि अमेरिका और इंडिया का जो घोड़ा था मैदान में उन्होंने उतारा हुआ था, वो घोड़ा ही दबक के भाग गया, तो वो पीछे वो अब क्या करते। उनका सारा फोकस जो था वो अशरफ गनी पर था, और अशरफ गनी के साथी जो थे वो असल में ये सारे लोग जो थे ये बाहर से बैरून मुल्क से आए हुए थे, और उन्होंने पैसा कमाया और उन्होंने देखा कि जब हम ज़्यादा देर नहीं ठहर सकेंगे तो उन्होंने दौड़ लगा दी। तो उसमें जो है वाकई इंडिया का असल में ना सिर्फ इंडिया का बहुत बुरा हाल हुआ है, अमेरिका का इस खित्ते से जो उनका असर होता ना वो बहुत कम हो गया है। अच्छा, एक तो ये हम लोगों के सामने ये सिचुएशन भी आ रही है कि किस तरह से जो भारतीय रिटायर्ड कर्नल हैं वो पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहे हैं और भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम भारतीय मीडिया को देखें तो वहाँ पर इस हवाले से बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी पाई जा रही है कि पाकिस्तान क्यों इतना जश्न मना रहा है जब से तालिबान। अच्छा नहीं, वैसे वो उनका ख्याल है कि पाकिस्तान जश्न मना रहा है। पाकिस्तान तो बहुत ही मैं समझता हूँ समझदारी के साथ, कहाँ हमने तो हमें तो नहीं नजर आया कि उस किस्म का जश्न मना। हम तो संजीदगी के साथ आने वाले हालात का भी अदराक है हमें कि किस किस्म के होंगे, और इतना पाकिस्तान को जश्न मनाने की जरूरत भी नहीं, लेकिन इसका फायदा जरूर है। असल में सोग जो है वो भारत में मनाया जा रहा है, तो वो उसका वो समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान इसमें खुशी मना रहा है, लेकिन हमें ना सोग मनाने की ज़रूरत है ना खुशी मनाने की। हम जो चाहते हैं, और ये पाकिस्तान का आज का नहीं, ये शुरू से रोज़े अव्वल से ही पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम अंसर है कि हम तमाम लोगों के साथ अच्छे तल्लुकात चाहते हैं और पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं, और उसके लिए हमने कुर्बानियाँ भी दी और उसके लिए हमने अमली इक़दामात भी करके दिखाए जहाँ ज़रूरत पड़ी। और सबसे UNO की फोर्सेज में जहाँ कहीं भी अमन की फौज जाती है पाकिस्तान फहरिस्त होता है, और तो हमने अमली तौर पर किरदार अदा किया। लेकिन असल में भारत का जो मुतमई नजर था वो उनका सारा जो किया खेल था ना वो उसका बेड़ा गर्क हो गया। वो चाहते थे
कि पाकिस्तान को हम सैंडविच बना लें। एक तरफ से उन्होंने ईरान में सरमायाकारी कर रखी थी, दूसरी तरफ उन्होंने ये अफगानिस्तान में, और वो वहाँ लोगों को जो है मैनेज करके वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते थे। तो वो अब उनका जो एक उन्होंने रूट्स अपने बनाए हुए थे वो तितर बितर हो गए हैं। तो असल में उनको ये है कि हमने जो अरब हार डॉलर की वहाँ सरमायाकारी की थी और जो हमारी प्लानिंग थी वो सारी का बेड़ा गर्क हो गया। अब ये अफगान तालिबान पर मुनहसर है कि वो आगे चलकर किस किस्म का अपने वहाँ माहौल पैदा करते हैं। अगर तो देखें उन्होंने दुनिया में फिर इस किस्म के ग्रुपों को वहाँ पनपने दिया जो दहशतगर्दी में मुलव्वस थे, तो फिर वाकई उनके हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। लेकिन इस बार तो तालिबान कह रहे हैं कि उनकी जो सरजमीन है वो किसी के खिलाफ अल्लाह करे और किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने अल्लाह करे फारूक साहब को अगर ऐसा हो गया तो बहुत बेहतर होगा। ब्रिगेडियर फारूक साहब को लेते हैं साथ में। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, और ये फरमाइए कि इस वक्त जो भारतीय मीडिया है वो तो पीट रहा है, रो रहा है, उसकी चीखें बुलंद हो रही हैं बहुत ज़ोरदार। तो इस पर हमें को खुश होने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि हमारे अपने अंदर ये बहुत सोच विचार चल रही है कि जो बहुत सारे तहरीक तालिबान के लोग हैं वहाँ पे भागे हुए, वो वापस तो नहीं आ जाएंगे, उनकी कार्रवाइयाँ किस तरह की होंगी, उनके साथ तालिबान किस तरह से निपटेंगे, ये भी है। और बहुत से दहशतगर्द भी छुपे हुए थे वहाँ पे, उनकी कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं अगर उनको ना रोका गया तो इस बारे में भी फरमाइए। ब्रिगेडियर साहब एक फिक्रा मेरा भी ले लीजिएगा कि इंडिया में तो उनकी तो मां मरी हुई है, पाकिस्तान में बाद लोगों की क्यों मां मर गई है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। पहली बात तो ये कि हमें समझना चाहिए कि यूएसए और इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है डिफेंस कोऑपरेशन का, और वो दोनों मेजर स्पॉयलर्स हैं इन द रीजन। और इंडिया को ज़्यादा तकलीफ इसलिए हो रही है कि अब जिस अफगान तालिबान ने, मैं समझता हूँ बहुत सेंसिबली वो आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 5-6 दिनों में जितनी उनकी प्रेस स्टेटमेंट्स आई हैं, जितनी उनकी ब्रीफिंग्स हैं, जो उन्होंने अपने पॉलिसी ऐलानात किए हैं, वो शो करते हैं कि वो फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ आए हैं, वो रिजिडिटी नहीं है, और उस किस्म के जो मादी के जो उन्होंने गलतियों से काफ़ी अपने सबक जो है वो सीखा है। मसला ये है कि इंडियंस जो है वो अब मुझे उनको प्रॉब्लम अब ये हो रही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से कितने अरसे से वो वहाँ से बैठ के वाया तहरीक तालिबान पाकिस्तान और फिर ये दाइश के लोग, ये जितने एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनको ये सपोर्ट कर रहे थे, फंड कर रहे थे, उनको इक्विप कर रहे थे। आपको याद है DGISPR की ब्रीफिंग मार्च में, जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि 66 ट्रेनिंग कैंप्स हैं अफगानिस्तान में TTP के और इनके, जो कि वहाँ से पाकिस्तान में फिर वो हमले प्लान करते हैं विद द सपोर्ट ऑफ अफगान इंटेलिजेंस, NDS और रॉ। तो NDS और रॉ का नेक्सस जो है उसको बहुत सेटबैक मिला है। और इसी तरह पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है, सो कॉल्ड PTM, उसको भी सपोर्ट मिल रही थी वाया अफगानिस्तान, यही रॉ और NDS के नेक्सस से। अब वो मामला जो है वो भी उनके हाथ से निकलेंगे। और ख़ासकर देखें, अफगान तालिबान ने ये एक बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा है कि जनाब हमारी बार बार वो कह रहे हैं हम अपनी सरजमीन को किसी अपने नेबर के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, चाहे चीन हो, रूस हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, सबको ये एक मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा CBM है जो कि अफगान तालिबान ने अपना वहाँ से बार बार ये बयान जारी किया है। इंडियंस को दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि आपको मालूम है कि वहाँ पे जो उनकी इन्वेस्टमेंट है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, ये वो तो अगर अब वहाँ से वो आउट हो जाते हैं या उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, तो फिर ये बताएं कि उनके वहाँ पे जो स्टेक्स हैं, जो जिस तरह वो चाहते थे कि वहाँ से बैठ के अमेरिका के साथ मिलके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और चीन के खिलाफ जो उसको कंटेन करना और CPEC को टारगेट करना वाया बलूचिस्तान, तो वो ख्वाब तो फिर उनके चकनाचूर हो गए ना। तो इसलिए उनको बहुत तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान, जिस तरह हबीब साहब ने फरमाया, नहायत जिम्मेदारी के साथ, नहायत मैं समझता हूँ स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा हो रहा है पाकिस्तान की टॉप मोस्ट लीडरशिप तरफ से कि दुनिया को ये बावर कराना, और एक्चुअली हम कर रहे हैं कि हम सिंसियरिटी के साथ पीसफुल और स्टेबल अफगानिस्तान और सिक्योर अफगानिस्तान चाहते हैं फॉर द गुड ऑफ द रीजन। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे भी स्पॉयलर्स हैं, वो प्रो US लॉबीज और प्रो इंडियन लॉबीज बिल्कुल हैं पाकिस्तान में। आपको वो मिलेगी
जिस तरह के कई मरतबा यहाँ पे प्रोपेगेंडा शुरू हो ब्रिगेडियर जाता है, साहब, जिनको भी माज़रत तकलीफ के साथ होगी, एक उनको भी तकलीफ सवाल होगी करना कि कैसे चाहूंगा। अगर हम देखें तो इसमें सारा कोई शक चेंज नहीं आ कि गया भारत अफगानिस्तान की इस में। वक्त अगर एक इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहता ब्रिगेडियर हूँ, साहब, ब्रिगेडियर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। हरमीत अपना सवाल दोबारा दोहराइएगा। जी जी ब्रिगेडियर साहब, अगर हम देखें इस वक्त भारत में जो सिचुएशन है वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह उनकी एक इन्वेस्टमेंट डूब गई, फिर वो सरजमीन जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल भारत कर रहा था, आप देखें सोशल मीडिया पे भी मामला ठंडा पड़ गया है, वहां से जो अकाउंट यूज किए जाते थे। लेकिन यहाँ पे हम थोड़े से बहुत कुछ जज्बाती नहीं हो रहे। अगर भारत इस वक्त इस किस्म के बयानात जो दे रहा है वो जानबूझ के इस किस्म की जो मीडिया का ISI और फिर पाक फौज और फिर तालिबान के साथ हमारे जो कोऑर्डिनेशन है और इस चीज़ को बड़ा फिर एक मुतनाज़ा बयान जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का आया तो उसको भी पूरी दुनिया में एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। कल अगर तालिबान अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हट जाते हैं, जो इस वक्त वो कह रहे हैं कि हम बड़े सॉफ्ट चलने को तैयार हैं, तो पाकिस्तान के इमेज के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से क्या रद्द अमल पूरी दुनिया में पाया जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का खासकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था और विजन थ्रू आउट की जी मिलिट्री सोल्यूशन ये अफगानिस्तान में, वो दुरुस्त साबित हुआ और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की उस लिहाज से और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बड़ी पजीराई हो रही है। लोग इस वक्त जितने हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं आप देख रहे हैं वर्ल्ड पावर, वो पाकिस्तान को इंगेज कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा किया और कर रहे हैं। तो लिहाजा ये हमें ज़हन में जो है वो बात रखनी चाहिए। जहाँ तक इंडियन का ताल्लुक है, मैंने फिर कहा कि ये जो उनको एक किस्म की शिकस्त हुई है वहाँ पे, वो उनसे हजम नहीं हो रही। अमेरिकन को भी डाइजेस्ट होने में टाइम लग रहा है और वो इस किस्म के नेगेटिव प्रोपेगेंडा बयानात जो हैं उनकी तरफ से आते रहेंगे ताकि माहौल को ख़राब रखा जाए, शकूक को शुबात क्रिएट करते जाए तालिबान की जनाब वो उनकी गवर्नेंस ठीक नहीं है। अभी तो जब उनकी गवर्नमेंट आ जाएगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, तो आप देखेंगे कि ये, और मैं यहाँ पे एक और आपको बता दूँ, लोग बात नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम है कि वहां पे अमेरिकी फौज ने बड़ी तादाद में सिक्योरिटी का आउटसोर्स किया था प्राइवेट सिक्योरिटी कंट्रैक्टर्स को बाय द थाउजेंड, जिसको माजी में ब्लैक वाटर कहा जाता था। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। उनका क्या मुस्तकबिल है? क्या वो अफगानिस्तान से निकल रहे हैं? क्या वो उधर ही बैठे हुए हैं? तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है अफगान अपना तालिबान गवर्नमेंट के लिए। इंपॉर्टेंट सामने ये आ रही है, चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और देखना ये है कि वक्त में सिचुएशन क्या रुख इख्तियार करती है। ब्रिगेडियर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा, मियां हबीब साहब आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी मौजू पर मजीद डिस्कशन करेंगे। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अभी जो अफगानिस्तान की सिचुएशन चल रही है, इंडिया और अमेरिका को वहाँ से बुरी तरह शिकस्त हुई है, लिहाजा उनसे वो जो शिकस्त है वो हजम नहीं हो रही। और अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है इस हवाले से बड़े मेच्योर बयानात जो हैं पाकिस्तान की जानिब से वो सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम अफगानिस्तान की सिचुएशन को डिस्कस करें तो 100 साल में देखा गया है कि 18 बार अफगानिस्तान का जो फ्लैग है, झंडा है, वो तब्दील किया गया है। तालिबान जो है दोबारा इक़्तिदार में जब से आए हैं, दोबारा से अपने कौमी परचम को सफ़ेद बैनर के साथ उन्होंने लहराया, जिसके बाद देखा गया कि अफ़गान शहरियों की जानिब से मज़ाहमत की गई और इस तरह से एहतजाज का जो सिलसिला था वो स्टार्ट हुआ। और ये जो एहतजाज का दायरा कार था वो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ज़्यादा अफ़गानिस्तान के शहरों तक फैल गया, जिसके बाद देखा गया कि 3 अफराद जान की बाजी भी हार गए। मियां हबीब साहब, आपको क्या लगता है क्यों अब अफ़गान जो शहरी हैं वो रद्द अमल दे रहे हैं? जब तालिबान ने अपना परचम आके लहराया तो वो बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस जो है, नेगेटिव रिस्पांस वो देखने में आ रहा है अफगान शहरियों की जानिब से। देखें, कौमी फ्लैग जो होता है ना, उससे एक उनसियत हो जाती है लोगों की। अच्छा, वो सिंबल होता है आपकी शनाख्त का, तो वहाँ के लोग जो हैं वो उन्होंने इतना अरसा तक वो सिंबल देखा है। अब लेकिन एक रवायत उनकी अफ़गानों की ये भी है, जो भी वहाँ ताकतवर हुक्मरान आया है उसने अपना फ्लैग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। और अफ़गान तालिबान जो है वो भी असल में वो अपना परचम जो है, कौमी परचम, वो नया इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं जिसमें उनकी अपनी शनाख्त हो। तो वो उसके लिए जो है एक उनको रिजेंटमेंट का भी सामना करना पड़ रहा है, चूँकि लोगों ने एक उनके साथ
ताल्लुकात उनसियत थी लोगों की, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कोई ज़्यादा अरसा चलेगा नहीं। अब वो चूँकि अभी उनकी इस हवाले से मेरा ख्याल है कि तैयारी नहीं थी, वरना वो शायद फ्लैग श्लैग तैयार रखते तो वो पुराना अपना परचम जो है वही अभी लहरा रहे हैं। डिज़ाइनिंग उनकी हो रही है और शायद पाकिस्तानी भी किसी को अगर मौका मिले तो वो डिज़ाइन करके उनको दे दे, उनके मसला हल कर दे। लेकिन इसके पीछे ना जो मोटिव है ना वो है असल में अपनी ताकत शो करने का कि ये हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, अब हमारा सिक्का चलेगा। अब वो वहाँ जो प्लानिंग भी हो रही है वो यही हो रही है कि वहाँ कौन सा निज़ाम लेके आना हमने, इस हवाले से उनकी थोड़ी सी प्लानिंग मेरा ख्याल है कि चूँकि अब वो कोई दरमियानी रास्ता निकाल रहे हैं। पहले तो वो खिलाफत और ख़ास करके जो माजी में पिछली दफ़ा वो उनकी हुकूमत थी थोड़ा अरसा जितनी भी रही उसमें उन्होंने शूरी निज़ाम किया था। अब वो 3-4 चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हैं। एक तो क्या वहाँ लोगों की राय किस तरह लेनी है, हमने कोई शुरा के ज़रिए लेनी है, कोई इलेक्शन करवाने हैं या उसका कोई और तरीक़ाकार निकालना। दूसरा उन्होंने कि वहाँ पार्लिमानी निज़ाम लेके आना है, सदारती निज़ाम लेके आना है या खिलाफत जो है वो उसका निज़ाम लेके आना है। उसके लिए वो मशावरत ज़रूर कर रहे हैं लोगों के साथ और शायद उनको वो हिस्सा भी दें अबूरी हुकूमत में, लेकिन जो वो आइंदा का सिस्टम लेके आना चाहते हैं वो उसके सिलसिले में वो खुद फैसला करेंगे कि उन्होंने कौन सा सिस्टम लेके आना। बिल्कुल ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब आपसे ये जानना चाहूँगी, अफगानिस्तान की हम सिचुएशन को देखें तो अगले 3 से 6 महीने जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है, बेनिफिशियल भी हैं। इसमें सिचुएशन जो है वो मज़ीद वाज़ेह होगी। तालिबान जो हैं दोबारा जब इक़्तिदार में आए हैं तो वो एक बदले हुए तालिबान के रूप में आए हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि अफ़गानिस्तान से खाना जंगी का ख़तरा टल चुका है या अब भी मौजूद है? क्योंकि हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा मरहूम अफ़गान कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने तालिबान के ख़िलाफ़ मज़ाहमती तहरीक जो थी उसको शुरू करने का ऐलान किया और उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमारी मदद करे तो हम तालिबान के खिलाफ, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, सपोर्ट है, जंगजू मौजूद हैं कि हम तालिबान का मुकाबला कर सकते हैं। तो सिचुएशन आप किस तरफ जाती देख रहे हैं? देखिए, इसको आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें कि एक तरफ अमेरिका, इंडिया और उनके अपने एलाइज हैं और दूसरी तरफ अच्छी डेवलपमेंट ये हो रही है कि रीजनल कोऑपरेशन और कंसेंसस मुझे नजर आ रहा है। पाकिस्तान, ईरान, टर्की, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, चीन और रूस। अब इंडिया और अमेरिका नहीं चाहते हैं कि जिस रीजनल कंसेंसस की मैंने बात की, जिन्होंने सब ने ऐलान कर दिया है और बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट आई है कि वो अफगानिस्तान को पीसफुल और स्टेबल देखना चाहते हैं और उसमें कंट्रीब्यूट भी करेंगे। चीन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि दे विल बी रेडी टू पार्टिसिपेट इन पीसफुल रीबिल्डिंग ऑफ अफगानिस्तान। तो कहने का मकसद ये है कि अब इस वक्त फिर वही राइवलरी है कि अमेरिका और इंडिया, क्योंकि वो यह मामला यहाँ पे हार चुके हैं, लेकिन वो अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। वो कोशिश होगी कि किसी तरह अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को गैर मुस्तहकम रखा जाए, यहाँ से गलत खबरें जाती जाएं। इनको अमेरिकन ने क्या कहा कि $9.5 अरब जो है वो उन्होंने अफगान सेंट्रल बैंक के वहाँ पे फ्रीज कर दिया अमेरिका में। वही फाइनेंशियल आर्म ट्विस्टिंग जो उनकी अमेरिका की हमेशा पॉलिसी रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये करेंगे कुछ ना कुछ लोग जो हैं अफगानिस्तान में जो तालिबान के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, उनको तैयार होकर हम दे देंगे। जी हरमीत। ब्रिगेडियर साहब, मैं हबीब साहब के हबीब साहब ने बात की कि फ्लैग जो है यहाँ से ही तैयार करके हम दे देंगे। तो जिस तरह हम हिंदुस्तान में चीखो पुकार मीडिया में सुन रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि 27 के बाद 15 अगस्त हमने एक और सरप्राइज दिया? आपका क्या मौक़िफ़ है सर? मेरा ख्याल सरप्राइज तो बहुत मिला है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। इंडियंस बिल्कुल, जिसने किसी ने बड़ा खूब कहा कि एक ऐसा जल्जला उठा काबुल से 15 अगस्त को और उसने इंडिया को हिला के रख दिया। उसने कहा ये 10.0 वाला जल्जला था। लेकिन मैं एक लाइट टोन में हरमीत सिंह भाई, मैं एक लाइट टोन में बात कहना चाहता हूँ। आपको स्क्रीन पर देखकर, आपको पाकिस्तानी मीडिया स्क्रीन पर देखकर इस वक्त जो इंडियंस की हालत होगी, मेरा ख्याल है कि वो हम सब इमेजिन नहीं कर सकते उनको कितनी तकलीफ हो रही है। वहां से वैसे बड़े अच्छे कमेंट्स देखने को मिलते हैं वैसे लेकिन ये है कि हमने मिलकर काम करना। अगर अफगानिस्तान की सरजमीन में अमन आ जाता है तो पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में अमन आएगा और पाकिस्तान की हमेशा से यही कोशिश रही है। लेकिन हाँ, उनकी जो तकलीफ है वो हम समझ सकते हैं और उसमें कोई शक नहीं है। मैं इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि
अफगानिस्तान पीसफुल स्टेबल होता तो वाकई पाकिस्तान के लिए इट इज द विन विन सिचुएशन इन द सेंस कि देखें जो जियो इकोनॉमिक्स, जो रीजनल इकोनॉमिक कनेक्टिविटी है, जो रूस भी चाहता है, जो चीन भी चाहता है, ईरान भी चाहता है, पाकिस्तान, वाई अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि वो इस जंग वाली हालत से निकलें, वहां पे तरक्की हो, खुशहाली आए, लोग पावर्टी की सूरत हाल से, गुर्बत से निकलें। तो ये सब के लिए एक विन विन सिचुएशन है और कामयाबी यही है कि अफगान तालिबान एक ब्रॉड बेस्ड इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाए। ये थोड़ा बहुत लोग जो हैं करेंगे, उनको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना ऑर्डर रिस्टोर करना है। देखिए यूके डिफेंस चीफ ने कल क्या कह दिया, जनरल निक कार्टर ने, मैं तो हैरान रह गया, उसने स्टेटमेंट दिया, उसने कहा वी मस्ट गिव स्पेस टू द अफगान तालिबान टू मेक द गवर्नमेंट। और दूसरा ने कहा कि ये रिफॉर्म्ड माइंडसेट वाले तालिबान है, जिसके ऊपर बड़ी तकलीफ हुई है लोगों को वेस्ट में कि ये यूके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये क्या स्टेटमेंट दे दिया अफगान तालिबान के हक में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अफगान तालिबान की गवर्नमेंट इज अ रियलिटी इंशाल्लाह। और फिर जब ये सारे कंसेंसस के साथ रिकग्नाइज करेंगे तो यही इंडिया और यही अमेरिका आप देखेंगे, इनको फिर बड़ी तकलीफ होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मियां हबीब साहब बहुत शुक्रिया। जो भी सिचुएशन हो, लेकिन अफ़गानिस्तान में अमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो अमन है वो पाकिस्तान के मुस्तहकम होने की ज़मानत है और स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान में तभी आएगी जब अफ़गानिस्तान में अमन होगा। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे, LPG, जिसको पूरी दुनिया में फ्रेंडली फ्यूल समझा जाता है। पाकिस्तान में वफाकी काबीना ने LPG के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है और ये कहा गया है कि जिस भी गाड़ी में अगर कोई भी गाड़ी LPG पर चलती हुई पकड़ी गई तो इस गाड़ी को भी फौरी तौर पर बंद कर दिया जाएगा और उसके ड्राइवर को भी सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। ऐसा क्यों किया गया और जो LPG एसोसिएशन है उनका क्या मौक़िफ़ है इस तमाम तर सूरत हाल पर? हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोखर साहब। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर फरमाइएगा, पूरी दुनिया में LPG जो है वो सेफ समझी जाती है, फ्रेंडली फ्यूल समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में हमें किस तरह से इस पर काम करने की ज़रूरत है? हुकूमती फैसले को आप कैसे देखते हैं और साथ ही साथ हमें सेफ्टी के लिए क्या करना होगा? एक कहने के ब्लेंडर है बहुत बड़ा ये फैसला। 2005 में LPG को इंटरनेशनल रूल के तहत LPG को लीगल करार दिया गया ऑटो में, और अभी भी मैं देखें फैसला देखें और सिर्फ लाहौर शहर की बात कर लें, यहाँ पे 1,25,000 रिक्शा चल रहा है और LPG पे चल रहा है। पूरे पाकिस्तान में जितना ऑटो चल रहा है इसको 200-250% पेट्रोल डीजल से ये सस्ता फ्यूल है और पूरी दुनिया में LPG चल रही है। ये तो कुछ नहीं, एक हादसा हुआ तो उसको बिल्कुल बैन कर दें। अगर आवाम को कुछ सहूलत है सस्ती सवारी की, अगर पेट्रोल डीजल से चीज़ सस्ती मिल रही है, आपको CNG नहीं है इस वक्त, CNG महंगे, पेट्रोल डीजल से ये तकरीबन 50 से 60% LPG सस्ता एक फ्यूल है, तो आवाम को सस्ती सवारी से महरूम कर दिया जाए। हमें सेफ्टी पे काम करना चाहिए था, हमें सेफ्टी को देखते हुए कुछ फैसले करने चाहिए थे। बहरहाल बात यह है कि यहाँ पे मैं नहीं समझता कि ये एक अच्छा फैसला है पब्लिक के लिए। बहुत मसला ये है सिलेंडर फट रहे हैं, वैगनें जल रही हैं, लोग जल रहे हैं। अच्छा, फिर घरों में भी जो लोग लेके जाते हैं, पीछे कराची में वाक़या हुआ था कि जहाँ पे गैस सिलेंडर फटा और पूरी इमारत उसके साथ 2-3 बिल्डिंग्स और जो है वो भी गिर गई भरते हुए सिलेंडर के, मतलब हो जाते किया जाए। देखिए ना, मतलब हादसा भी बहुत ज़्यादा है, हादसा कम नहीं है। सर 15 साल से इस कैंपेन का मैं हिस्सा हूँ, पूरा पाकिस्तान का मीडिया और बाकी चीज़। अभी मैंने गुजरांवाला में 31 जुलाई को पूरा धरना दिया और फिर ओगरा से मैंने इनको इख्तियारात 3 साल के लिए अभी फिर इख्तियारात मिल गए तमाम पाकिस्तान के डिप्टी कमिश्नर्स को कि यहाँ पे भी इनलीगल को एक्टिविटीज़ होती है, LPG में गैर मेरे सिलेंडर बनता है। गुजरांवाला में सैकड़ों घराने अभी ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। आप अंदाजा करें इतना बड़ा माफिया, हमें तो गैर मेरे सिलेंडर को खात्मा करना है, हमें ये हार्डवेयर शॉप पे जो सिलेंडर बिकते हैं इनका खात्मा करना है। गुजारिश ये है कि रोज़ जो एक्शन किया जाता है वो शॉपकीपर के
तलक से किया जाता है। बात यह है कि हमारे पास ये डिकेंडिंग एक सिलेंडर से दूसरी सिलेंडर में, मेरी गुजारिश ये है कि आपने आवाम को सस्ता फ्यूल देना है। आपने 1 किलो LPG इतने की होगी, अब कनस्तर से घी निकालने के लिए कनस्तर खोलने के तो निकलेगा ना। डिकेंडिंग इनलीगल है तो प्रोसेस करें, इसको लीगलाइज करें, इसको कानून साजी करें। तमाम पाकिस्तान में लाखों, इस वक्त 7.5 लाख शॉपकीपर है जिसमें कहते हैं कि इनलीगल है, इनलीगल है। बात यह है कि इसकी कानून साजी किसने करनी? स्टेट ने करनी। गैर मिली सिलेंडर खत्म किसने करना? स्टेट ने करना। अभी गुजरांवाला में के डिप्टी कमिश्नर को मैं सलूट करता हूं कि उन्होंने गवर्नमेंट पंजाब के कहने पे, हमारे कहने पे, रिक्वेस्ट पे उसने अभी कारखानों को सील करना शुरू किया। अच्छी बात है, ये इसको तसलसल से सेफ्टी में काम करना चाहिए। देखें, बात यह है कि रोज 2 धमाके होते, 4 से 6 जान आती हैं। मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान में 7.5 लाख लोग इस पर रोजगार से मिले। तमाम को सेफ्टी को मद्दे रखते हुए कानून साजी करें। इन दुकानों को अपने कानून साजी करके, बजाय कि पुलिस बता ले, इसको कानून साजी करके इनके ऊपर टैक्स लगा दे, इनको लाइसेंस दे दे, ताकि प्रॉपर एक काम हो सके, सेफ्टी पे काम हो सके, मासूम जाने बच सकें। लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि इसको बंद कर दें। देखें, अगले महीने आपके घर में कुदरती गैस नहीं आनी। पाकिस्तान में 90 लाख क्यूबिक फीट गैस खत्म होगी। आपके घरों में जो सिलेंडर आ चुका है वो तमाम सिलेंडर गैर मेरी है। इस वक्त पाकिस्तान में 80% गैर मेरी सिलेंडर आपके घरों में आ चुका। जो ही आप उसको इस्तेमाल करेंगे, आप देखिएगा कि घर घर में अल्लाह ना करे मेरा ये गलत बात, तो घर में ब्लास्ट होगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा? स्टेट जिम्मेदार है। इस पर हम सेफ्टी पे काम करें। हम सेफ्टी पे काम करने गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। हम इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतर से बेहतर जो पॉलिसी सेफ्टी पे लाएंगे। सबसे पहले तमाम पाकिस्तान की शॉप्स के ऊपर इनको लाइसेंस दिए, इनको मॉनिटर किया जाए, लाइसेंस दे, ताकि कोई पुलिस का कोई सरकारी हरकत बत्तागिरी ना ले सके। सेफ्टी पे काम करें, गैर मिली सिलेंडर का खात्मा करें, और पूरी दुनिया में LPG एक फ्रेंडली फ्यूल है। जी हरमीत। इरफान साहब, आप कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो सस्ती सवारी आवाम से छीन रही है, तो इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते बाजी कि हमने कई ऐसे लोग देखे जो जलती हुई वैनों को देखा है, स्टूडेंट्स जो स्कूल के बच्चे थे। तो चलो ये चीज़ तो हो रही, हुकूमत की पाबंदी तो लग रही है। आपके मुताबिक कौन सा एक साथ तरीक़ाकार होना चाहिए जिससे सस्ती सवारी भी मुहैया हो, साथ साथ में जो लोगों की जानें वो भी बच सके? क्या मौक़िफ़ है आपका इस पर? देखें, एक अथॉरिटी है, अथॉरिटी ने सेफ्टी के जो रूल्स बनाए हुए, तो देखें, एक पावर्स डेलीगेट कर दी गई डिप्टी कमिश्नर को। डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ तमाम पाकिस्तान के डिप्टी कमिश्नर, मेरे तमाम जितने डिस्ट्रिक्ट के सदूर हैं, उनके साथ बैठ के जो SOP बनते हैं, सेफ्टी को मद्दे रखते हैं, सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज करना, जाम से कीमती कोई चीज़ नहीं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। सेफ्टी को मखूदे खातर रखते हुए उसको हम करेंगे। स्टेट जो भी SOP लेके उस पर अमल करेंगे। अच्छा, जिस तरह से आप बार बार सेफ्टी की बात कर रहे हैं, सस्ता भी है LPG और ये फ्रेंडली भी है, क्या किया जा सकता है सेफ्टी के लिए? हम सिलेंडर्स को मयार के मुताबिक किस तरह से कर सकते हैं? फिर शॉपकीपर्स को किस तरह से ट्रेन किया जा सकता है? इसके लिए हुकूमत को क्या करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो इसका जिस तरह डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला ने अच्छा इकदाम किया, एक असिस्टेंट कमिश्नर उनकी खतून ने रात 2 बजे से लेकर 14 तारीख पाकिस्तान 14 अगस्त को एक बहुत अहम फैसला, गवर्नर पंजाब का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने रात को 13 तारीख की रात 14 तारीख की रात 2 बजे प्रेस स्टार्ट किया, सुबह 6 बजे तक उन्होंने सैकड़ों कारखाने सील कर दिए। देखिए, इसके ऊपर जो गैर मिली सिलेंडर बना, सबसे पहले नॉन अवेलेबल फंड्स होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे रोज इतने लोग मर रहे हैं, इसके वो रोज नए कारखाने खुल जाते हैं, सेल करते हैं। सिलेंडर, सबसे पहले सिलेंडर का खात्मा करिए, गैर मिली सिलेंडर के ऊपर गैस भरना, और जो ओगरा ने अभी पावर्स दी हैं DC को, किसी प्लांट के ऊपर भी गैर मिली सिलेंडर अगर फिल होता हुआ पकड़ा गया, उसका लाइसेंस कैंसिल होगा। आज तक सर एक कंपनी का, बड़े लोगों का तो लाइसेंस कैंसिल नहीं। आप देखें, डिप्टी कमिश्नर लाहौर को मैंने कहा सर ना करें, उन्होंने कहा 780 पर्चे हो गए। सर, आपके पास कभी कोई एक खबर आई किसी बंदे को 1 किलो गैस नहीं मिली? गैस मिल रही है, पुलिस कहती है हमारी कस्टडी में शॉपें खोलें, 20,000 फीस दुकान बत्तागिरी शुरू होगी। इसी तरह बात यह, पुलिस को निकाल दें, इन दुकानों को सेफ्टी के ऊपर ला के इनको तमाम को लाइसेंस दें, सेफ्टी जो भी बनाएं, सख्त से सख्त सेफ्टी के ऊपर मैयर बनाएं, वो दुकान खुलेगी, सेफ्टी पूरी करेगी, फिर सब चीज़ें। आपकी बात से 2-3 बातें सामने आती हैं। नंबर 1 की ये कि 80% जो सिलेंडर्स हैं वो गैर मेयारी हैं, बिल्कुल ठीक है जी। नंबर 2 ये कि जहाँ पे गैस भरी जा रही है वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स नहीं है। नंबर 3 ये कि पुलिस भत्ते ले रही है, उनको इजाज़त कानूनी मतलब दी जा रही है। अच्छा, अब अगर ये पाबंदी लगती है तो उससे मतलब ये है कि इतने अरसे में चले छापे मार के मतलब वो उनको रोका जाए, पहले सिलेंडर गैर मेयारी जो है उनको एक तरफ किया जाए। इसका मतलब सिर्फ 20% सिलेंडर रह जाएंगे, बाकी तो वो तो वैसे ही बंद होने वाली बात है। फिर मतलब सर नहीं, क्यों बंद? 26 आपके पास जो ओगरा ने लाइसेंस याफ्ता, जिनको हमने लाइसेंस दिलवाए, 26 LPG बनाने वाले वो कारखाने जिनको ओगरा ने लाइसेंस दिए,
वो बंद पड़े में गैर मेरी चल रहे। बात यह कि जब एक ही सिलेंडर मेरी होगा, और उसके बाद जो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उन शॉप्स के ऊपर पुलिस को बीच में निकाल दे, पुलिस जाती है पैसे लेती है, उनको सेफ्टी का नहीं पता। पकड़ेगा कौन? अगर पुलिस निकल जाएगी देखिए तो सर, जो गैर मेरी है उनको कौन पकड़ेगा? सर रूल ये है कि डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियार या असिस्टेंट कमिश्नर के पास है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर उस इलाके का जाए, सिविल डिफेंस को साथ ले, वो जो गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके खिलाफ वो इस्तगासा बनाए, फिर पुलिस को दे। पुलिस डायरेक्टली ना जाए, बराह रास्त पुलिस ना जाए। हम सेफ्टी के ऊपर सिविल डिफेंस को पता है, हम सेफ्टी सेमिनार्स कर रहे हैं, हम फायर फाइटिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप कर रहे हैं, हम इस पे काम करें। हम इसको जो दुकान तंदूर के पास है, स्कूल के पास है, होटल के पास है, उसको फौरी तौर पर डिमॉलिश कर देंगे। हम आपके साथ करें। बात ये वो दुकानें पुलिस की अम्ब्रेला के नीचे। अच्छा, जिस तरह से अभी आप तमाम तर जो तजावीज़ हैं, सजेशंस हैं वो पेश कर रहे हैं, किसी हुकूमती नुमाइंदे से आपने मिलकर ये तमाम तर चीजें जो है वो डिस्कस की हैं वफाकी काबीना के? मैं 15 साल से इतनी बड़ी फाइलें हैं, मैं ऑनर में चैलेंज कर रहा हूँ, इतनी बड़े फाइलें हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेकर सीएम हाउस, गवर्नर हाउस, ये तमाम डिप्टी कमिश्नर के पास इतनी बड़ी फाइलें। अब ये है कि पहली दफा गवर्नर पंजाब के कहने पे 40 सर्वर सकम में बेहद मशकूर, और डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला ने पहली दफा जो अभी जुलाई में हमने वहां पर धरना दिया है, 4 घंटे शहर बंद रखा है, फिर उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया है। अभी सबसे पहले उसकी प्रोडक्शन बंद हो, फिर पाकिस्तान में एलपीजी सिलेंडर जो सेल होगा सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल हो सकता है, गैस भी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को मिल सकती है। अब लाकानूनी की इंतहा देखें, डिस्ट्रीब्यूटर वहां बैठा हुआ गुजरावाला से 2 नंबर सिलेंडर पर जाके भरा के लेते। अभी ओगरा ने एक ऑर्डर जारी किया है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को गैस मिले, किसी को गैस नहीं मिल सकती। तो अभी उस पर अमल होना चाहिए। एक गरीब आदमी के खिलाफ तो FIR हो जाती है, कभी किसी प्लान के खिलाफ सुना आपने? अच्छा, सिर्फ ये बता दें, एक्शन हुआ लाहौर में, बैठे हुए लाहौर में 780 पर्चे हो गए। DC साहब ने कहा जी एक्शन कर दे। कोई एक शख्स, 1.25 लाख रक्षा, कोई एक रक्षा वाला आपके चैनल के बाहर आया हो कि मुझे गैस नहीं मिली? मैंने DC साहब को ये सवाल किया कि आपने इतना बड़ा ऑपरेशन किया है, इतने पर्चे कर दिए, कोई एक बंदा आया? सारी दुकानें चल रही हैं, पुलिस की कस्टडी में चल रही है, 20,000 रुपये महाना उसकी बत्तागिरी चल रही है। खुदारा इस पुलिस को बिल्कुल थर्ड ऑप्शन पे ले जाएं। सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर के पास जो इख्तियार है तो वो अपने इख्तियार इस्तेमाल करें। जो दुकान सेफ्टी पूरी नहीं करती उसको मुकम्मल एक दफा कंप्लीटली बंद कर दें। हम सेफ्टी में कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अच्छा, अभी के लिए तो LPG जो है वो बंद हो गई, आगे सर्दियां भी आ रही हैं, लोगों मतलब इसमें जो इस्तेमाल होता है LPG का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका सब्स्टिट्यूट आपको क्या नज़र आ रहा है? जबकि सुई गैस की भी हम लोड शेडिंग देखते हैं, CNG की भी लोड शेडिंग होती है सर्दियों में। आपके पास LPG के अलावा कोई फ्यूल नहीं। पाकिस्तान के 73% आवाम जो है वो जो LPG इस्तेमाल करते हैं पहाड़ों में। आप अगर इसको बंद करेंगे, देखिए यहाँ तो आपके पास मुतबादिल फ्यूल है ही कोई नहीं, आपके पास अल्टरनेट फ्यूल सिर्फ वो LPG है। अब देखें ये 80 रुपये किलो की गैस है, आज आपको 180 रुपये किलो मिल रही है। पॉलिसी का फकदान देखें, LPG पॉलिसी 2021 बनाने के लिए 1 साल 2 माह लगे। पिछले साल जून में हमने स्टार्ट की थी। मैं पाकिस्तान में एक ही सस्ती थी, LPG थी, वो भी आप देखने में आपको नजर आती है 80 रुपए फी किलो मिलनी चाहिए और 180 रुपए फी किलो मिल रही है। आपके सामने मैं ऑनर कह रहा हूँ, 80 रुपए किलो गैस आप खरीदते रहे सब लोग पिछले साल। पीछे से महंगी आ रही है ना, वो देखें पीछे से महंगी आ रही है। तो यहाँ पे देखें, फर्ज करें कि यहाँ पे चीज प्रोडक्शन हमारी पैदा हो रही है, हम जब बाहर से शिप आता है हम कीमतें गिरा देते ताकि डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है उसको बढ़ा दें, ताकि हम मनमानी करके कीमतें गिराएं। में आ गई आपकी बात, ये आ गई कि सेफ्टी मेजर्स का ख्याल करना चाहिए, आप उनके साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गैर मेयारी सिलेंडर जो है उन पर पाबंदी लग गई है, वो गैर मेयारी सिलेंडर पर पाबंदी इम्प्लीमेंट भी होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सर देखें, पॉलिसी LPG पॉलिसी 80 रुपए किलो गैस की हमने पॉलिसी बनाना शुरू की, 1 साल 2-3 माह गुजर गए। इतवार के रोज ही वजारत पेट्रोलियम खुलती है, मीटिंग्स होती हैं, अभी तक हम 2021 की पॉलिसी फाइनल नहीं कर सके। हमने वहां को सस्ती गैस देने के लिए बैठना था, सर जोड़ के बैठना। मैंने तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे, सेक्रेटरी साहबान, DG साहबान, तमाम PSO, हर अदारा, SAGC, हम लोग में क्यों बैठे सर जोड़ के। अब मैंने कहा जी पहले तो आपको नया फार्मूला बताएं, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हमको गैस सस्ती कैसे मिलेगी? सर आज 180 रुपए 200 रुपए किलो गैस है, ये अगर पॉलिसी ना बनी तो ये गैस 300 रुपए किलो भी लोगों को नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे पास मुतबादिल क्यों नहीं है? इसमें तो देखिए ना, हम गवर्नमेंट को जितना भी क्रिटिसाइज करें उतना कम है। ये बारहा हम लोग भी तवज्जो दिलाते रहे हैं, मीडिया तमाम तवज्जो दिलाता रहे कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी समझ में नहीं आती, और उसकी बुनियाद के ऊपर पीछे से LPG महंगे दामों खरीदते हैं, लोगों को महंगे दामों बेचते हैं। उसकी बुनियाद के ऊपर तमाम तर चीज़ें महंगी हो रही हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर गैस भी महंगी हो रही है, उसकी बुनियाद के ऊपर बिजली भी महंगी हो रही है, उसकी बुनियाद के ऊपर। सर आप LNG लेके आते हैं, आप
सुई गैस की लाइन में डालते हैं 70 अरब रुपए की, आप 120 अरब का नुकसान हो जाता है। 3 साल से हम ये जितनी आपकी गैस लाइनें सारी स्क्रैप हो चुकी हैं, इनका कोई फायदा नहीं। चोरी चकारी 120 अरब की है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं अरबों रुपए नहीं दे सकता। सर आप देखें, जो सस्ता फ्यूल है, जो आवाम का फ्रेंडली फ्यूल है, एलपीजी जो पहाड़ों में देहातों में इस्तेमाल होता है, जहां पे कुदरती का, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा मैं एलपीजी इस्तेमाल करता हूं। सर जब से कहा है इस्तेमाल करता हूं, एलपीजी 80 रुपए से 180 रुपए किलो चली गई। गुजारिश ये है कि यहाँ पे पॉलिसी का फकदान है। हमें गरीब के लिए बात तो हम करते हैं, लेकिन कहाँ इंप्लीमेंट है? हमारी हिट किधर है? गैर मिल सिलेंडर से लोग मर रहे हैं। हम देखें हार्डवेयर दुकानों पर लटके में एक गरीब शॉपकीपर को पकड़ते हैं बार बार। देखें, अगर ये आपके पास एलपीजी डिकेंडिंग अगर इनलीगल, अगर मुतबादल आपके पास सिस्टम है तो वो लें, हम वो करेंगे। लेकिन ठीक हो गया, मुतबादल मुतबादल भी नहीं है, आगे सर्दियां भी आ रही हैं हुकूमत को। ऐसे में जो इस तरह से इरफान साहब फरमा रहे हैं कि सेफ्टी मेजर्स लेने की जरूरत है और गैर मियारी सिलेंडर्स का खात्मा करने की जरूरत है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिर्फ अलाउ होना चाहिए कि वो एलपीजी जो है वो फरोख्त कर सके और कोई भी जो शख्स है वो एलपीजी फरोख्त ना कर सके। इसके साथ साथ रोकना ये होगा कि पुलिस इस मामले में बिल्कुल भी भत्ता ना ले और इन माफियाज जो सर उठा रहे हैं इनको खत्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अब ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, कराची के इलाके लियारी का जब नाम लिया जाता है तो माइंड में सबसे पहले खून खराबा आता है, भत्ताखोरी आती है, बदअमनी आती है। और माजी में ये जो इलाका है बहुत से गैंग्स का गढ़ रहा हुआ है, लेकिन जब कराची में क्लीन अप ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद यहाँ पर अमन कायम हो चुका। अब भी ये जो इलाका है इसको पीपल्स पार्टी का सियासी तौर पर गढ़ समझा जाता है। हाँ, मतलब यह है कि हमने जैसे कहा बहुत काम हुआ है यहाँ पे, समाजी तंजीमों ने बड़ा काम किया है। और जैसे ये अभी जिनका हम जिक्र करने जा रहे हैं, जिन्होंने ये समाजी तंजीम, जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का हम जिक्र करना चाह रहे हैं, लियारी गर्ल्स कैफ़े। ये तो एक समाजी तंजीम है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन्होंने बनाई और जिसको इन्होंने जर्मन एक फेस्टिवल है उसमें भिजवाया। इसमें 52 एंट्रीज थी, 52 फिल्म आई और उसमें तीसरे नंबर पे इनकी डॉक्यूमेंट्री रही। 2 डॉक्यूमेंट्री जो थी गिलगित बल्तिस्तान से बनाई गई थी। तो हॉगलर जैगलर जो काउंसिल जनरल है जर्मन के, उन्होंने खिताब करते हुए इनको बड़ी मुबारकबाद दी। फिल्म क्या है, लियारी गर्ल्स कैफ़े क्या है, चल के ज़रा बात करते हैं। बिल्कुल, लियारी गर्ल्स कैफ़े की रिप्रेजेंटेटिव बिस्मा हमारे साथ शो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा। थैंक यू सो मच बिस्मा फॉर योर टाइम। ये फरमाइएगा, लियारी गर्ल्स कैफ़े बहुत सा काम कर रहा है ख़वातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से, उनको हुनरमंद बनाने के हवाले से, उनकी तरबियत के हवाले से। डॉक्यूमेंट्री पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि कब से लियारी गर्ल्स कैफ़े का आगाज़ हुआ और अब तक क्या खिदमात जो है लियारी गर्ल्स कैफ़े सर अंजाम दे चुका है? जी, जैसे लियारी में 2016 से लियारी में काम कर रहा है, स्पेशली हम खवातीन पे काम कर रहे हैं। जैसे लियारी ऑपरेशन के बाद हालात तो बेहतरी की तरफ आए थे, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इदारा काम नहीं कर रहा था कि जो स्पेशली खवातीन के ऊपर काम करे, बच्चों के ऊपर काम करे। जो हालातों के बाद जो लोगों की जिंदगियां मुतासिर हुई, उनकी पढ़ाई मुतासिर हुई, तो इन चीजों पे कोई काम करने वाला यहाँ पे कोई ऐसा इदारा नहीं था। लियारी तो इसके भी 2017 में इनिशिएटिव लिया गया और यहाँ पे हमने लड़कियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, मेहंदी की, हेयर स्टाइल, ब्यूटिशियन और स्टिचिंग, ये चीजें हमने इनके लिए बनाई। और स्पेशली हमने स्पोर्ट्स जैसी हेल्दी एक्टिविटी में इन्हें एंगेज किया, जैसे साइकिलिंग, फुटबॉल, बॉक्सिंग। और बच्चों के लिए हमने नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्कूल, हमने यहाँ पे स्कूल का आगाज किया, जिसमें बच्चे जो है वो हमारे पास स्ट्रीट चाइल्ड, जो बच्चे गलियों में घूम रहे होते हैं, हम उन्हें फील्ड के जरिए हम उन्हें लेकर आए और हमने उन्हें यहाँ पे एजुकेशन दी। बिस्मा, हम आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हम आपकी आवाज़ जो है वो गौर से सुन नहीं पा रहे। तो बिस्मा का ये कहना है कि कराची के इलाके लियारी में समाजी इदारा लियारी गर्ल्स कैफ़े 2017 में कायम किया गया था और ये बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट पर काम कर रहा है। और ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया कि लियारी
कि अमन को बहाल करने के लिए यहाँ की खवातीन जो हैं उनको बाइख्तियार बनाया जाए। तो बड़ा ज़बरदस्त काम है ये जो लियारी गर्ल्स कैफे का। आप ये देखो कि लियारी में जहाँ हमने पहले बात की थी कि गैंग वॉर्स और बदअमनी और गुर्बत और उसके हवाले से मसाइल आते थे, लेकिन फिर काफ़ी अर्सा पहले से हमें ऐसा भी मिला कि फ़ुटबॉल टीम अगर लड़कियों की बनती है वहाँ पे लड़कियाँ बनाती हैं, हुनर बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल हुनर बहुत ज़्यादा है। वहाँ के बॉक्सर बड़े हमेशा जो है कामयाब रहे हैं, वो उन्होंने नाम बनाया अपना मुल्की सतह के ऊपर भी। वहाँ के यंग फुटबॉलर्स, स्ट्रीट किड्स वगैरह टाइप के, जिस वक्त एक कंपटीशन हुआ था आज से 2-3 साल पहले, उस वक्त वो टीम भी एक गई थी लियारी से। अभी भी मेरे ख्याल में एक टीम जो है वो प्रैक्टिस कर रही है वहाँ पे। फुटबॉल भी बड़ी पहचान है लियारी की। तो ये लड़कियों ने जो इनिशिएटिव लिया, भी ये बिस्मा बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी मुझे, जो इस तरह के इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं तालीम के मैदान में। अगर ये अपनी खिदमात दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एक मुश्किल काम है, मतलब हकीकत में देखा जाए तो उस डॉक्यूमेंट्री के फिर उस डॉक्यूमेंट्री को ना सिर्फ बनाना बल्कि उसको इतना ज़बरदस्त बनाना कि वो इंटरनेशनली 3rd नंबर पर रैंक करे, तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है। और उसके लिए अब बिस्मा भी हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन ये जानेंगे इसका जो टॉपिक मुझे पता लगा था वो माहौलियाती आलूदगी था, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री मज़ीद किस किस्म की है, क्या क्या एस्पेक्ट्स इसमें कवर किए गए हैं, ये तो हमें बिस्मा ही ठीक से बता सकेंगी। लेकिन ये जो गर्ल्स कैफ़े है, जब मैंने कल ये स्टोरी जब रात को मेरे पास आई तो मुझे समझ नहीं आ रही थी ये कोई कैफ़े है, ये क्या है, क्योंकि इस चीज़ से मैं भी बिल्कुल फेमिलियर नहीं थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि ये समाजी इदारा है जो खवातीन को हुनरमंद बनाने पर काम कर रहा है। अच्छा, इस इदारे के तहत बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रही हैं। कुछ खवातीन ऐसी हैं जो ब्यूटी सैलून्स का काम सीखना चाहती हैं, तो उनको उस हवाले से हुनरमंद बनाया जा रहा है। कुछ खवातीन मतलब इसी तरह से है कि आपके ख्वाबों की तामीर, जो आपने सोचा हो उसी हवाले से ये खवातीन को उसी शोबे में तरबियत दी जा रही है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम है जो लियारी गर्ल्स कैफ़े के अंडर हो रहा है। हरमीत, आपका कभी चक्कर लगा लियारी का? रूसा, मुझे जब ये पता चला कि जिस तरह रोमा ने बात की तो मैं भी हैरान था कि कोई कैफ़े है, पता नहीं क्या है, लेकिन अब जो अंदाज़ा हो गया तो बहुत अच्छा काम, क्योंकि मैं कराची में रहा हूँ, कराची में काफ़ी अर्सा मेरा गुजरा है। लियारी, ये जो लियारी के इलाके से मैं अगर बात करूँ तो मेरे एक दोस्त रहते थे, उनके वालिद साहब वहाँ पे इंस्पेक्टर थे, तो कभी कभार वहाँ पे जाना पड़ता था। लेकिन वहाँ पे जो हालात होते थे, वहाँ वो जो चेहरे थे वो आज भी मैं नहीं भूला हूँ। बड़े खौफनाक मनाजिर भी होते थे, देखने को मिलते थे चीज़ें। तो वो आज अगर हम देखें वो लियारी काफ़ी बदल चुका है, जिसमें काफ़ी बिल्कुल लियारी काफ़ी बदल चुका है, यहाँ के लोग काफ़ी बदल चुका है। बिल्कुल जी हरमीत, लियारी काफी बदल चुका है, जैसे आप बता रहे हो। रुमा, वही बात कर रहा हूँ कि यही जो नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए बच्चे आ रहे हैं, और जिस तरह इन्होंने ये जो काम किया है, तो खासकर खवातीन पे जो फोकस किया है, क्योंकि वहाँ पे हमने सिर्फ ये नहीं देखा कि बच्चा जो है वो भत्ताखोरी और इस चीज़ में इन्वॉल्व है, बल्कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि खवातीन भी इस चीज़ों में इन्वॉल्व थी। तो आज वो वहाँ पे एजुकेशन की, जिस तरह हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग जाके एजुकेट कर रहे हैं बच्चों को, और आज ये एक नया इन्होंने काम शुरू किया है कि खवातीन को वहाँ पे जो तरबियत दी जाए, कि उनको जो रोज़गार है। सबसे बड़ा मसला जो है, जब इस किस्म की वारदातें होती हैं, जब कोई गैंगस्टर बनता है तो कोई ना कोई पीछे उसकी स्टोरी होती है। तो सबसे बड़ा मसला होता है जब पेट खाली हो तो फिर उसके लिए आपको अच्छा भला बुरा हम बहुत सारी चीज़ें फिर भूल जाते हैं। तो यही चीज़ें अगर उनकी इसी तरह उनको हुनर सिखाया जाए तो मैं समझता हूँ कि खवातीन भी अपने पाँव पे खड़ेंगे। और वहाँ पे जो गुर्बत हम देखते हैं पाई जा रही है, जिसकी वजह से वो बच्चे भी फिर उस बिल्कुल गुर्बत के खात्मे के मुकर जाते हैं। तो बिल्कुल गुर्बत के खात्मे के लिए भी जो काम किए जा रहे हैं वो भी बड़े कमेंडेबल हैं। बिस्मा ने हमें ज्वाइन कर लिया। बिस्मा, जिस तरह से आप बता रही थी कि इस गर्ल्स कैफे का जो कयाम था 2017 में अमल में लाया गया, अभी आप इस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से बताएं जो न्यूज़ मुझ तक पहुंची, ये माहौलियाती आलूदगी पर बनाई गई थी, जिसके बाद इंटरनेशनल ये 3rd नंबर पर रैंक कर रही है। ये फरमाइएगा मजीद क्या क्या एस्पेक्ट्स थे जो इस डॉक्यूमेंट्री में कवर किए गए, इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का मकसद क्या था और कितना अरसा लगा इस डॉक्यूमेंट्री को कंप्लीट करने में? हमें बिस्मा को शायद आवाज़ नहीं जा रही, बहरहाल हम सिर्फ यही बताएंगे कि डॉक्यूमेंट्री एक बनी और बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी, और सहरिश तुर्क ने इसकी हिदायत दी। अच्छा। ये मतलब लियारिक में मतलब बड़ा अजीब सा लगता है कि तुर्क नाम से कोई सहरिश मतलब तुर्क, वो शायद उन्होंने अपना। लेकिन ये देखें कि इसकी ज़्यादातर जो लोग हैं इस डॉक्यूमेंट्री के वो फीमेल्स ही हैं। हाँ, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि डॉक्यूमेंट्री बनाई और ज़्यादातर उसमें ख़वातीन ही हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस डॉक्यूमेंट्री में हिस्सा लिया, डॉक्यूमेंट्री बनाई। बिस्मा से हमारा राब्ता जो है वो अभी नहीं हो पा रहा, किसी और वक्त इस स्टोरी को डिटेल में कवर करेंगे। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले हमने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी। जब से तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा किया है उसके बाद हमने काबुल एयरपोर्ट की जो सूरत हाल थी, बहुत से क्लिप्स थे वो आपके साथ शेयर किए। ऐसे में बहुत से जहाज़ जो थे वो एयरपोर्ट पर मौजूद थे और जब वो उड़ान भरने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत से लोगों को इर्द गिर्द उन जहाज़ों के जमा देखा गया और साथ ही साथ ऐसे बहुत से लोग देखे गए जिन्होंने जहाज़ के अंदर छुपने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही जहाज़ ने उड़ान भरी ये लोग जो थे वो गिरकर हलाक हो गए। अभी जो डिटेल्स सामने आ रही हैं, इन हलाक शुदगार में 3 जो लोग थे वो हलाक हुए थे। अफगान जूनियर फुटबॉल टीम के 19 साला खिलाड़ी ज़की अनवरी भी मौजूद हैं। अमरीकी फ़ौजी तैयारे से गिरकर ये हलाक हुए थे और बज़ाहिर वो चलते हुए तैयारे पर सवार होकर मुल्क से बाहर निकलने की इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन तैयारे से गिरकर जाँ बहक हो गए। बहुत अफसोसनाक ये वाक़या है। अफसोसनाक खबर है। लोग जो है बेचारगी के आलम में एक डेस्परेट अटेम्प्ट जिसको कहते हैं मुल्क से बाहर भाग जाने की, और अमरीकी तैयारी के साथ चिमटे हुए थे। वो फौजी तैयारा था और उसके इंजन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उसके गियर बॉक्स में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पहियों के साथ लटकने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें जैसे आपने बताया कि ज़की अनवरी भी थे, फुटबॉल टीम के प्लेयर थे, ऊपर से गिरते हुए दिखाया जा सकता है, उनको देखा जा सकता है। जब वो हमने वीडियो मुख्तलिफ देखी उनमें बहुत ही अलमनाक है, अफसोसनाक है, दर्दनाक है। जो भी इसका गम किया जाए उतना कम है। लेकिन यह है कि अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बारे में तालिबान ने ये कहा है कि अगर वो जाना चाहेंगे मुल्क छोड़ के तो हम उन्हें जाने देंगे, चाहे वो अफगान नेशनल हैं चाहे वो दूसरे मुल्कों के लोग हैं, उनके हम रुकावट नहीं डालेंगे। ये एक अच्छी खबर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। मतलब ये है कि अगर लोग PIA का तैयारा भी हमने जैसे पहले भी बात की थी किस कदर मुश्किल सूरत हाल से लेकर वो यहाँ पर मुसाफिरों को पहुंचा, जिस पर वो जो अरशद मलिक साहब हैं CEO PIA, उन्होंने भी बड़े अपने कैप्टन्स की एप्रिसिएशन लेटर भी दिया। तो वहीं से एक अफसोसनाक खबर से अगली अफसोसनाक खबर तक चलते हैं। बिल्कुल, अगली अफसोसनाक खबर ये है, एवरीबडी नोज इन पाकिस्तान, बल्कि बैरून मुल्क भी ये खबर बहुत फैली हुई है। 14 अगस्त को जो टिकटॉकर खातून आयशा इकराम के साथ मीनार पाकिस्तान पर जो वाक़या पेश आया, 2.5 घंटे तक उनको हरासमेंट का सामना रहा, कपड़े उनके फाड़ दिए गए, गिराया गया, एक मॉब था जो इनके पीछे पड़ गया। अच्छा, जब से ये वाक़या रूनुमा हुआ है इसके बाद से मुख्तलिफ तबसरे हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। बहुत से लोग इस पर विक्टिम ब्लेमिंग भी कर रहे हैं, आयशा को कसूरवार ठहरा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो मर्द हजरात हैं उनको बहुत ज़्यादा अखलाकी तरबियत की ज़रूरत है, और ऐसे वाक़यात हम देखते हैं कि आए रोज़ होते हैं। बहरहाल इस पर मीनार पाकिस्तान का जो वाक़या है वो हमारी यंग जनरेशन को किस तरफ ले जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट माजिदा फहमी। माजिदा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माजिदा, ये फरमाइएगा, जिस तरह का वाक़या 14 अगस्त को पेश आया मीनार पाकिस्तान में आयशा इकराम के साथ, उसके बाद भी हमने 1-2 वीडियोस हमारे सामने आई जहां पर मीनार पाकिस्तान पर ही जो मुख्तलिफ ख़वातीन थी उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ा। गो कि वो वाक़यात उस नौयत के नहीं थे जो आयशा के साथ पेश आए। मोटरवे का वाक़या होता है तो ये कहा जाता है कि खातून जो है वो आधी रात को घर से बाहर निकली क्यों। फिर नूर मुकद्दम केस होता है तो ये कहा जाता है कि नूर मुकद्दम आखिर जाहिर जाफर के पास गई क्यों। फिर इसी तरह से आयशा इकराम का जो वाक़या पेश आया तो ये कहा जा रहा है कि जी आयशा जो थी वो इतना बंद सवर कर 14 अगस्त वाले दिन गई ही क्यों मीनार पाकिस्तान, उनको नहीं पता था कि हमारी सोसाइटी किस तरह से है। तो ये जो विक्टिम ब्लेमिंग है इसका सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। आप फरमाइएगा कि ऐसे माहौल में हमारी सोसाइटी जिस तरह से है, ख़वातीन को किस कदर कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है और इस तरह के वाक़यात के सद्देबाब के लिए करना क्या चाहिए। आखिर सख्त सज़ाएँ जो हैं वो मुतय्यन करनी चाहिए या फिर अखलाकी तरबियत की ज़रूरत है कौम को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट किया इस टॉपिक पे बात करने के लिए। सबसे पहले तो ये वाक़या जो पेश आया है इससे ना सिर्फ हम बल्कि हमारी पूरी जनरेशन है इसमें एक खौफ की लहर दौड़ रही है, क्योंकि हम सारी जो लड़कियां हैं जो कुछ करना चाहती हैं, अपने घर से निकलती हैं काम काज के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हम घर से बाहर निकलती है तो हम एक खौफ के आलम में होते हैं कि हमने किस तरह से बाहर जाके सफाई करते हैं। इस चीज से हमारी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा इशू होता है, और इस चीज का मैं समझती हूँ कि ताल्लुक बेसिकली तरबियत से ही है कि हमें अभी तक तो हम इस चीज पे फोकस करते आ रहे थे कि हमें अपनी बेटियों को बढ़ाना चाहिए, बट अभी मुझे लगता है कि हम इस बात पर भी फोकस करने की जरूरत है कि हमें अपनी बेटियों की तरबियत पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और स्पेशली माओं का जो किरदार है इस पूरे प्रोसेस में
इनकी एजुकेशन में और उनको एक माशरे का एक ऐसा फर्द बनाना जिनके साथ कोई भी औरत कोई भी लड़की सेफ फील करे, ये बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है माएँ जो कि अपने बच्चों को, अपने बेटों को स्पेशली एजुकेट करें। तो इस चीज पर मैं यही फोकस करूंगी कि हमें समझना चाहिए कि हैरेसमेंट है क्या चीज, और इसको खत्म करने के लिए एक लेयर ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस में क्रिएट करने की जरूरत है। और स्पेशली एजुकेशन के लिए चीज हासिल हो सकती है कि हम अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से करें कि वो एक अच्छा शहरी बन सके। बिल्कुल, तरबियत की तो आप बात कर रही हैं, लेकिन माजदा यहाँ पर मैं ये भी थोड़ा सा आप से भी इस बारे में कमेंट जानना चाहूँगी कि क्या ख़वातीन को भी एहतियात बरतने की ज़रूरत नहीं है, जब पता है कि हमारी सोसाइटी का माहौल ऐसा है, रियासत जो है वो हमें फुल प्रोटेक्शन फराहम नहीं कर सकती। इस तरह के बेशतर वाक़यात जो है वो रूनुमा होते रहे हैं माजी में भी। जब आप खुद से एक दिन पहले अपना स्टेटस अपलोड करके कह रही हैं कि कल जिसने भी मेरे साथ सेल्फीज बनानी है वो मीनार पाकिस्तान पर आ जाए, फिर जब वाकया रूनुमा हो जाता है उसके 2-3 दिन भी आप खामोश रहती हैं, उस दौरान भी आप वीडियोस जो हैं वो बनाकर टिकटॉक पर अपलोड करती रहती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मेरा ख्याल है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो ठीक है। एक खातून को भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। जब आपका मुआशरा इस तरह से है तो आपको क्या ज़रूरत है एक ऐसे दिन जहाँ पर आम ऐसी जगह पर जाने का जहाँ पर आम दिनों में भी बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आप क्यों गई उस तरफ और आपने फिर लोगों को खुद दावत क्यों दी? जी बिल्कुल, आपकी बात के साथ भी किसी हद तक मैं एग्री करती हूँ, बट नॉट एक्चुअली, बट बिकॉज ये हम इंसान हैं, हम लड़कियां भी इंसान हैं, हमारे भी इस माशरे में, इस दुनिया में हमें अल्लाह ताला ने एक हक दिया हुआ है कि हमने भी जाके अपनी जिंदगी को जीना है। तो अगर कोई लड़की की चॉइस है, अगर वो कुछ करना चाह रही है अपनी लाइफ के साथ, वो कुछ काम करना चाह रही है, कुछ और करना चाह रही है, एवरीवन शुड हैव द राइट। अगर वो चाहे जितनी भी ऐसी हरकतें करे, किसी को भी ये हक नहीं बनता कि वो सरेआम के कपड़े फाड़ दिए जाए या इस बात के ऊपर कि वो फहाशी फैलाए, चाहे उन्होंने जिस तरह की वीडियोज अपलोड की हो, जिस तरह का भी जो उनका वो हो, लेकिन ये एक हक है इंसानियत का, एज अ वुमन होने का, कि कोई भी आपके साथ ये गलत हरकत ना करे। एंड पाकिस्तानियों को इस चीज की अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कंसेंट क्या चीज होती है। इसी हवाले से हमने खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन वॉइन के थ्रू डिफरेंट स्कूल्स में हमने सेशंस कराए थे बच्चों को कि सेक्सुअल हैरेसमेंट से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। जब कसूर में ज़ैनब का वाकया हुआ था, उसके बाद भी हमें ऐसे बहुत सारे वाकयात नजर आते हैं, बिकॉज देयर इज नॉट इनफ एजुकेशन। हमने जब बच्चों को वो तालीम देने की कोशिश की, हम पे क्रिटिसाइज हुए कि आप लोग गैर शादीशुदा हो कि आप इस चीज को कैसे आप बता रहे हो लोगों को कि अपने आप को सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाना कैसे है। तो उस चीज से मुझे अंदाजा हुआ कि इस बात की समझ ही नहीं है हमारी आवाम में, जितनी भी चाहे पढ़ी लिखी क्यों ना, उनको समझ ही नहीं है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्चुअली में होती क्या है। और स्पेशली हमें बच्चों पे जो जुल्म होता है, उनके साथ जो वाकयात होते हैं, उनकी हमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। चाहे चले ठीक है अडल्ट, मैं अगर बात करूं इस वक्त जो है खासकर हम देखते हैं कि जो खवातीन हैं, सोशल मीडिया में हम देखते हैं खवातीन ज़्यादा ब्लेम कर रही हैं इस खातून को। मान लिया उसकी तरबियत ठीक नहीं, मान लिया वो जो अल्फाज उसके लिए सोशल मीडिया पर इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या आप नहीं समझती कि 400 मर्दों में किसी की तरबियत भी नहीं हुई कि वो कम से कम एक खातून को बचाते, चाहे जो उसने जो ड्रेसिंग की थी, चलो इनके बकौल। दूसरी बात, तीन जो इस तरह सपोर्ट करी इन मर्दों को, ये जो वैशी दरिंदे थे, मैं लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँ कि वैशी दरिंदे थे, इंसान नहीं थे, तो आप नहीं समझती कि उनको और तक़वियत मिलेगी, वो जाके फिर इस किस्म के और इक़दाम करेंगे और ख़वातीन को हरास करेंगे। अच्छा हरमीत, मैं इससे पहले कि वो जवाब दें, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा भी तजुर्बा हुआ है ऐसे बच्चों से बात करने का या ऐसे लोगों से बात करने का। आप यकीन करें कि एक सेंस ही नहीं है इन लोगों के अंदर, ये सेंस भी नहीं है कि इंसानियत और गैर इंसानियत के दरमियान फ़र्क कर सकें। बिल्कुल आपने सही बात की है कि वैशी दरिंदे, एक वैशी दरिंदों वाला हाल है, यानी वहाँ पे ये तो समझाया उसको जाए जो समझने के काबिल हो, ये समझने के काबिल भी नहीं है, मतलब किसी बात। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, किसी मजीद वक्त इस टॉपिक को मजीद डिस्कस भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, माजदा हमारे साथ मौजूद थी, अपने ओपिनियन से आगाह कर रही थी। नाजरीन, इसी के साथ ही आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।